नमस्कार दोस्तों। 2 दिनों से आप लोग जीडीपी के आंकड़ों को लेकर के न्यूज़ सुन रहे होंगे। जीडीपी के जो जून क्वार्टर के आंकड़े आए हैं उसमें बहुत भारी गिरावट दर्ज की गई है और ये बहुत ही प्रमुख मुद्दा है आज के समय के लिए, क्योंकि जीडीपी एक ऐसा आंकड़ा है, एक ऐसा डेटा है जो आपके जीवन पर भी उतना ही असर डालता है। ये केवल अर्थव्यवस्था का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, सामाजिक जीवन का भी मामला है और आपके व्यक्तिगत जीवन का भी मामला है। जीडीपी अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है और चूंकि ये आंकड़े आए हैं और इस पर बहुत सारी न्यूज़ और विश्लेषण आ रहे हैं, तो इसलिए इस वीडियो में हम आपको क्या आंकड़े हैं, जीडीपी क्या होती है, क्या उससे रिलेटेड टर्म होते हैं, क्या प्रभाव पड़ेंगे जीडीपी कम होने के, उसके लिए क्या निवारण हो सकते हैं और किन चीज़ों को जीडीपी के मेजरमेंट के दौरान ध्यान रखा जाता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो वास्तव में न्यूज़ है जीडीपी के डाउनफॉल की, स्लो डाउन कह सकते हैं इसको, जो जीडीपी का स्लो डाउन हुआ है। और ये डेटा है अप्रैल जून के क्वार्टर का। देखिए, जो जीडीपी के आंकड़े हैं उसका प्रकाशन सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, ठीक है। वास्तव में ये एनुअल होते हैं, लेकिन हर 3 महीने पर, यानी कि साल में 4 बार, ठीक है, हर 3 महीने पर, यानी कि 4 टाइम्स इन अ ईयर, जो सीएसओ है वो जीडीपी के आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं इन एवरी 3 मंथ्स। तो अब की जो अप्रैल से जून के जो आंकड़े आए हैं क्वार्टर के, उसमें पाया गया है कि भारत की जीडीपी में 23.9% की गिरावट हुई है। यानी कि अगर हम इसको आसान और राउंड फिगर में कहें तो लगभग 24% की गिरावट जीडीपी के आंकड़ों में हुई है। और अगर हम इसी चीज़ को जीवीए के रेफरेंस में देखें, जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो अगर हम जीवीए के संबंध में देखें तो ये 22.8% की गिरावट है। ये बहुत बड़ी गिरावट है। अभी कुछ समय पहले तक विश्व की टॉप 20 इकोनॉमीज में यूके को सबसे ज़्यादा स्लोडाउन वाला इकोनॉमी माना जा रहा था, लेकिन अब इन आंकड़ों के बाद भारत G20 के साथ साथ विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी शीर्ष पर आ गया है जीडीपी के डाउनफॉल में। ब्रिटेन अब तीसरे नंबर पर चला गया है। खैर, तो जीडीपी के जो ये आंकड़े आए हैं ये किस तरीके से होते हैं और जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है ये समझ लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि इसके प्रभाव क्या होंगे और क्यों ऐसा होता है, ठीक है। इसको जानने से पहले हम आपको एक डेटा और बताना चाहेंगे कि चूंकि अभी आपको जो बताया जा रहा है कि ये डाउनफॉल मेजरली जो है वो ड्यू टू कोरोना क्राइसिस हुआ है, कोविड के कारण हुआ है, ठीक है, कोविड-19 के कारण हुआ है, लेकिन सच ये पूरा सच नहीं है। सच ये है कि जीडीपी के अगर हम आंकड़े पिछले सालों के देखें तो पिछले 4 साल से हमारी जीडीपी लगातार गिर रही थी और लास्ट ईयर ये अपने बहुत ही बुरे दौर में 4.2% थी। उसके पहले भी 2016-17 में करीब 8.3%, 17-18 में 7%, 18-19 में 6.1% की जीडीपी ग्रोथ रेट थी हमारी। तो वास्तव में ये जो ट्रेंड है गिरावट का, ये बहुत तेजी से चल रहा था। इसमें बुरा क्या हुआ? इसमें बुरा हुआ कोविड का आना, और कोविड की वजह से हम एक क्वार्टर में ही करीब 23.9% की गिरावट दर्ज कर चुके हैं, ठीक है। ये पिछले 20 सालों में ऐसा नहीं हुआ है भारत में कि नेगेटिव ग्रोथ रेट देखी जाए हमारी जीडीपी में। 1979-80 में ऐसा हुआ था कि नेगेटिव ग्रोथ रेट हुई थी। आरबीआई ने कहा है कि हम नेगेटिव ग्रोथ रेट भी पा सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या है कि हमारी जीडीपी का बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है, जिसके बहुत सारे कारण हैं, कोविड उनमें से एक कारण है। अर्थव्यवस्था की हालत, अर्थव्यवस्था के दुष्प्रभाव हम पहले से बुरे देख रहे थे, अब कोविड ने उसको वर्स्ट कर दिया है और अब इकोनॉमी की रिकवरी और ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है।
अब हम आते हैं कि जीडीपी होती क्या है वास्तव में। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको हम हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी होती क्या है ये समझ लीजिए। जीडीपी का मतलब है किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, किसी भी एक वित्तीय वर्ष में, किसी भी देश में अंतिम उत्पादित सभी वस्तुओं यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज एक वर्ष में किसी देश में अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मॉनेटरी मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू। तो एक साल में एक देश ने कितनी वस्तुएं और कितनी सेवाओं का उत्पादन किया है, उसका जब हम मॉनेटरी टर्म में मूल्य निकालते हैं उसको हम उस देश की जीडीपी कहते हैं। ठीक है, अब जीडीपी जब आप समझ रहे हैं तो जीडीपी के साथ ही एक टर्म और समझ लीजिए। जीडीपी को हम दो तरीके से मेजर करते हैं, दो बेस पर मेजर करते हैं। एक होता है नॉमिनल जीडीपी और दूसरा होता है रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें हम उसी साल की प्राइस पर गुड्स और सर्विसेज का फाइनल वैल्यू निकालते हैं, यानी कि इसमें सेम ईयर का प्राइस होगा गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, जबकि रियल जीडीपी में क्या होता है, रियल जीडीपी वास्तव में इन्फ्लेशन का मेजरमेंट भी इंक्लूड करती है कि अगर इन्फ्लेशन नहीं हुआ होता तो कितनी गुड्स और सर्विसेज का मॉनेटरी मूल्य होता। यानी कि जो रियल जीडीपी होगी वो बेस ईयर के प्राइस पर कैलकुलेट की जाएगी और ये इन्फ्लेशन, जिसको हम मुद्रास्फीति कहते हैं, उससे रहित होगी। तो रियल जीडीपी रियल पिक्चर शो करेगी, उसमें महंगाई को नहीं इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि महंगाई की वजह से वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य अगर बढ़े हैं तो वास्तव में उत्पादन नहीं बढ़ा है, केवल मूल्य बढ़ने के कारण हमें ज़्यादा पैसा दिख रहा है। ठीक है, यानी कि हमें यह देखना है कि वास्तव में गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा या नहीं बढ़ा, सर्विसेज की वैल्यूज बढ़ी या नहीं बढ़ी, उनका महंगाई से तो सीधा रिलेशन ना हो। ठीक है, तो ये एक रियल पिक्चर ऑफ उस देश की जीडीपी प्रेजेंट करता है। अब अगर हम ये देखें कि जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ जीडीपी कैसे करते हैं, तो जीडीपी को कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। जीडीपी में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट्स शामिल होते हैं। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब आप कितनी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद रहे हैं, उसमें आपने जितना टोटल खर्च किया वो जोड़ा जाएगा। गवर्नमेंट अपनी अलग अलग स्कीम्स में कितना कितना पैसा खर्च कर रही है, कहाँ कहाँ पैसा खर्च कर रही है, वो सारा जोड़ा जाएगा। इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा खर्च किया गया है अलग अलग सेगमेंट के द्वारा, वो ऐड किया जाएगा। प्लस नेट एक्सपोर्ट का मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, यानी कि हमने कितना भेजा और कितना हमारे यहाँ आया, उन सबको उसको माइनस कर दीजिए तो पता चल जाएगा नेट एक्सपोर्ट कितना हुआ। तो बेसिकली इसके माध्यम से हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं। ये आसान भाषा में बताया जा रहा है। इकोनॉमी के सेगमेंट में हम जीडीपी की कैलकुलेशन के वेरियस मेथड्स और वो प्रोसेसेस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी एक आसान भाषा में समझने के लिए जान लीजिए कि जीडीपी को इस तरीके से
समझा जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि अगर जीडीपी बढ़ रही हो तो क्या असर पड़ेगा और अगर जीडीपी में फॉल हो रहा हो तो क्या असर पड़ेगा। तो अगर जीडीपी बढ़ रही है इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी कि लोग ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, यानी कि गवर्नमेंट लोगों पर ज्यादा खर्च कर रही है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके देश में निवेश हो रहा है, निवेश होगा, रोजगार बढ़ेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, वे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और बढ़ाएंगे, यानी कि पूरी बिजनेस साइकिल अपने अच्छे दौर में होगी और आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी अच्छे जा रहे हैं, यानी कि एक्सपोर्ट भी आपके बूम कर रहे हैं। जीडीपी बढ़ने का मतलब यह है। लेकिन अगर जीडीपी फॉल हो रही है तो क्या होगा। अगर जीडीपी फॉल हो रही है और आपको लग रहा है, जैसे अगर आज आपसे कहा जा रहा है कि जीडीपी 23% से ज्यादा गिर चुकी, 24% तक गिर चुकी है, अब आप अर्थव्यवस्था को लेकर के अनिश्चितता का भाव रखेंगे। अभी हम फ्यूचर में और फॉल भी देख सकते हैं, ये एक फीलिंग होगी कंज्यूमर के पास। तो अगर आप डेटा देखें रिसेंट में, तो लोगों ने इंश्योरेंस पर कई गुना ज्यादा खर्च बढ़ा दिया है। उनके बेसिक कंजम्पशन वाले आइटम्स जो डेली नीड्स वाले हैं वे भले ही ज्यादा खर्च हो रहे हों, लेकिन बाकी आइटम्स पर उन्होंने खर्च कम कर दिए हैं। तो जनता अब पैसा खर्च नहीं कर रही है, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो गया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिड्यूस हो गया और लोगों ने उस पर पैसा खर्च करना कम कर दिया। अब क्या है कि जब खर्चे कम होंगे तो ट्रेड साइकिल पर बुरा असर पड़ेगा, व्यवसाय पर बुरा असर पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पर बुरा असर पड़ेगा, और जब इन सब पर बुरा असर पड़ेगा तो इकोनॉमी पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। अब इन सब चीजों को ठीक करने का तरीका क्या है। सबसे आसान और बेसिक चीज यह है कि आपको गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वाले सेगमेंट पर ध्यान देना होगा। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडस्ट्री और पर्सन दोनों के लिए बढ़ जाएं, इंडिविजुअल के लिए, जनता के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए, तो लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, एम्प्लॉयमेंट की संभावनाएं बढ़ेंगी, लोगों के पास धन आएगा तो वो निवेश के लिए भी सोचेंगे। तो बेसिकली इस तरीके के फॉल में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक बड़ा तरीका होता है जिसके माध्यम से हम चीजों को सुधार सकते हैं। अब जीडीपी के कुछ एक बेसिक सी चीजें भी समझ लीजिए, कुछ एक ऐसी चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके जानने के लिए, कि जो जीडीपी का आंकड़ा है इसमें एक बहुत बड़ी कमी है। और वो कमी क्या है? वो कमी है कि इसमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को नहीं इंक्लूड किया जाता। अब मैं इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन देख रहे हैं तो 80% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, असंगठित क्षेत्र, जिसका डेटा इसमें इंक्लूडेड नहीं है। और हम ये मान सकते हैं जब ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की इमेज और उसकी पिक्चर इतनी बुरी है तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का क्या हाल होगा। और ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ही पूरी इकोनॉमी को बेस दे रहा है, क्योंकि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इस सेगमेंट में ही है। तो जीडीपी का ये आंकड़ा एक सैंपल है जो दिखा रहा है कि अर्थव्यवस्था किधर जा रही है। इसमें अभी हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के डेटा को इंक्लूड नहीं कर पाए हैं। तो ये अर्थव्यवस्था की रियल पिक्चर है जो जीडीपी के आंकड़ों के माध्यम से हमें समझ में आती है। अच्छा, इतना जानने के बाद एक छोटी सी चीज आपको और जाननी चाहिए, इकोनॉमी से ही रिलेटेड है, और वो है ओकुन्स लॉ। ओकुन का नियम, ओकुन का नियम, ओकुन्स लॉ। तो ओकुन्स लॉ के हिसाब से ऐसा है कि अगर मान लीजिए किसी भी देश की जीडीपी में 1% का फॉल हुआ है तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट 2% बढ़ जाएगा। ये ओकुन का नियम कहता है। ठीक है, तो अगर हम ओकुन्स लॉ के हिसाब से देखें तो अगर देश में करीब करीब 24% जीडीपी का फॉल हुआ है तो अनएम्प्लॉयमेंट करीब करीब 50% बढ़ जाना चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। यहां पर यह चीज जानना जरूरी है कि ओकुन का नियम
इंडियन इकोनॉमी पर बहुत सीधा सीधा लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ओकुन्स लॉ बेसिकली वेस्टर्न और डेवलप्ड इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रॉपरली फंक्शन करता है। इंडिया का इकोनॉमी का स्ट्रक्चर काफ़ी डिफरेंट है, तो इसलिए ये 100% इस पर लागू नहीं होगा। हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन ये लॉ यहाँ पर प्रॉपरली लागू नहीं होगा। चूँकि एक रेफरेंस में ये टर्म यूज़ हो सकता है, आपसे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ओकुन्स लॉ भी जानते रहिए इसी चीज़ से रिलेटेड है। खैर, तो जीडीपी का जो ये पूरा पिक्चर है वो आपने समझा कि जीडीपी क्या है, जीडीपी का स्लो डाउन क्यों हो रहा है, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जीडीपी के बारे में क्या इमेज रही है पिछले 4 सालों की। ठीक है, तो ये तो महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई जो जीडीपी के बारे में आपको पता होनी चाहिए। जीडीपी के डाउनफॉल से रिलेटेड ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, और जीडीपी की रिकवरी किस तरीके से होगी इस पर भी आपको ध्यान देना होगा। तो इस प्रकार ये पूरा टॉपिक था जिसको हमने डिस्कस किया। अगर आपको कोई डाउट है या आप कोई भी प्रश्न करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप कमेंट बॉक्स पर करके कमेंट पूछ सकते हैं, आपको हम डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ये महत्वपूर्ण मुद्दा था, इसलिए हमने आप सोचा कि आपको यह उपलब्ध कराया जाए। धन्यवाद।